Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed about Section 17 that is related to fraud. In case of fraud, what is the effect on limitation? Limitation पर उसका क्या इफेक्ट रहेगा? मिस्टेक की वजह से लिमिटेशन पे क्या इफेक्ट रहे वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया. In today's lecture we will further start section 18 that is relating to effect of acknowledgement in writing. कि acknowledgement का अगर राइटिंग में दिया गया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए acknowledgement होता क्या है. acknowledgement क्या होता है? एक तरीके से आप ये कह लीजिए acknowledgement का मतलब होता है एक तरीके का admission. Acknowledgement means admission. तो अगर हम acknowledgement की बात करते हैं तो you can say that acknowledgement क्या है? acknowledgement सबसे पहली चीज acknowledgement means हम इसे कह सकते हैं a definite clear admission. किस चीज का क्लियर एडमिशन होगा? ये कोई अब एडमिट कर रहा है, कोई अपनी बात को मान रहा है ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी. कोई लाइबिलिटी है किसी व्यक्ति की पहले से, वो जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है किसके द्वारा किया जाएगा? ये बाय डिफेंडेंट इस एक्नॉलेजमेंट को किया जाएगा. तो ये एक्नॉलेजमेंट की बात करता है. अगर हम इसको देखें वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, सबसे पहली चीज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. मान लीजिए किसी सूट को फाइल करने में 3 साल का टाइम होता है और एप्लीकेशन को फाइल करने में नॉर्मली 1 साल का टाइम होता है. तो उस मामले में कोई एक्नॉलेज कर लेता है, कोई इस बात को एडमिट कर देता है कि वो जो है पेमेंट कर देगा या वो अपनी लायबिलिटी को वहां पर एडमिट करेगा क्लियरली, और उसे क्या कहा जाएगा? एक्नॉलेजमेंट कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी और राइट, किसी भी प्रॉपर्टी और राइट के संदर्भ में. एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग. सेकेंड चीज मेड इन राइटिंग. राइटिंग में होना चाहिए. साइन बाय द पार्टी, उस पार्टी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए. अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम, जिसके खिलाफ जो है कोई राइट क्लेम किया जा रहा है, कोई राइट की डिमांड की जा रही है. और बाय एनी पर्सन थ्रो होम, या कोई ऐसा व्यक्ति थ्रो होम ही डिराइव्स हिज टाइटल और लायबिलिटी, जिसमें वो कोई टाइटल और लायबिलिटी को डिराइव करता है, लेता है. अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइन. जिस टाइम एक्नॉलेजमेंट साइन किया जाएगा उस टाइम से फ्रेश पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ये बात करता है सेक्शन 18 का क्लोज 1. आपके पास अपना बेयर एक्ट तो होगा ही. अगर आपके पास अपना बेयर एक्ट है तो मैं इन पॉइंट्स को क्लियरली समझा रही हूं. पहली चीज तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. अब मैं इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करूंगी किस प्रकार से ये क्या कहना चाह रहा है प्रोविजन इसका एक्नॉलेजमेंट का. अगर हम इस प्रोविजन की बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की, तो मैं आपको बताती हूं क्या कुछ है इसके अंदर. देखिए हमने एक्नॉलेजमेंट देख लिया. अब मैं आपको समझाती हूँ ये क्या सिस्टम होता है. देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है. इस व्यक्ति ने इस बी व्यक्ति से कितना रुपया लिया था? 1 लाख रुपया लिया था. अगर हमें रिकवरी ऑफ सूट फाइल करना है, उस पेमेंट को आप रिकवर करना चाहते हो, रिकवरी ऑफ सूट फाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड होता है? 3 इयर्स का. अब ये पेमेंट जो ली गई थी वो ली गई थी 1 मार्च 2017 को. 3 साल इसके कहाँ हो गए? देखो जिस दिन से ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है वो तो क्या है? 1 मार्च 2017 है, ठीक है. उसके 3 साल के अंदर अंदर यहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है तो ये डे तो रिमूव ही हो जाएगा सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट के तहत. तो ये कब तक होगा इसका? 1
मार्च 2020 तक ये टाइम पीरियड है। अब इस टाइम के बीच में, यानी कि कहने का मतलब पहला पॉइंट कह रहा है कि वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड prescribed period for a suit or application in respect of any movable property or right and acknowledgement of liability of such property। अब इस प्रॉपर्टी यमन की जो उसने उधार लिया था, इसकी लाइबिलिटी है किसके ऊपर? बी के ऊपर। बी क्या है यहाँ पर? डिफेंडेंट होगा। अगर मान लो पैसे लेने हैं, सॉरी ए ने बी से पैसे लिए हैं ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लेंटिफ। ये यहाँ पर प्लेंटिफ होगा। बी क्या होगा? प्लेंटिफ होगा। तो अगर इस कोर्ट में सूट फाइल करता है 3 साल के अंदर अंदर 3 इयर्स में, तो उसका सूट एंटरटेन किया जाएगा। इससे पहले क्या हुआ कि मान लीजिए 1 मार्च 2019 को ए क्या करता है? एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज का मतलब है वो ये कहता है कि भाई मैंने आपके पैसे देने हैं बट मैं दे नहीं पाया, अब मैं आपके पैसे दे दूंगा। ये जो बातें उसने कही, ये क्या कहा गया है? इसने राइटिंग फॉर्म में कही, राइटिंग में कहा और साइन भी किया गया। अब जो राइटिंग में कहा और साइन भी किया गया, तो अब फ्रेश पीरियड कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1/3 से। अब उसको जो पेमेंट लेनी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से माना जाएगा? अब कोज ऑफ एक्शन 1/3/2019 से अब इसका टाइम पीरियड बढ़ के कितना हो जाएगा? 1/3/2022, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड होता है। तो जो यही बात इसमें कह रहा है कि एनी पर्सन, या तो वो व्यक्ति खुद एक्नॉलेज करेगा और बाय एनी पर्सन थ्रू होम ही डिराइव्स हिज टाइटल, या इस व्यक्ति की जगह, एक ही जगह उसका एजेंट कोई है वो आके कबूल करता है इस सारी बात को। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? यहां से फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जब उसने एक्नॉलेज किया था। ये बात कह रहा है हमारा क्लोज फर्स्ट। अब ये क्लोज फर्स्ट इतनी बात है, आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें एक्नॉलेजमेंट, आपको मैंने बता दिया कि वो एक क्या होता है? एडमिशन होता है। और ये जो है एक्नॉलेजमेंट जो है किसी प्रकार से टाइम को एक्सटेंड नहीं कर रहा, बल्कि फ्रेश पीरियड ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन 18 का क्लोज वन। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव एक्सप्लेन्ड विद दिस एग्जांपल, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। if we get some more examples then you will understand in very well way। देखिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मान लीजिए एक आदमी आके कहता है कि आई एम शेम्ड, कि मैं शर्मिंदा हूं। किस चीज के लिए शर्मिंदा हूं? दैट, कि मैंने द अकाउंट हैज स्टूड so long, the account has stood so long, कहने कि मैं शर्मिंदा हूं कि कितने लंबे समय तक जो है मैंने आपकी पेमेंट नहीं की है। ये बात कहता है, और ये कहता है रिटर्न फॉर्म में, और ये क्या किया गया है? साइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? वैलिड एक्नॉलेजमेंट होगा। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर कोई व्यक्ति ये बात कबूल करता है कि वो पेमेंट देने के लिए तैयार है, वो उसकी जो लायबिलिटी है वो उसको निभाएगा, तो एक फ्रेश जो है एक्नॉलेजमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सेकंड क्लोज की, सेकंड क्लोज बात करता है वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड। जो राइटिंग है एक्नॉलेजमेंट की वो अनडेटेड है। अब ये बात कर रहा है अनडेटेड की। अनडेटेड का मतलब है कि जो एक्नॉलेजमेंट किया गया उस पे उसने डेट मेंशन नहीं की थी, और ओरल एविडेंस में भी गिवन। तो कह रहा है कि उस संदर्भ में ओरल एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। ये बात इसमें कह रहा है ये कि इसमें ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है। When it was signed, जब ये साइन किया गया था, but subject to the provision of Indian Evidence Act, oral evidence of its content shall not be received। oral evidence जो होंगे कंटेंट के उनको रिसीव नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, तब आ जाते हैं हम इसको समझते हैं कि क्या कुछ कंसेप्ट है इसके अंदर। देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ज्यादा जो है नहीं समझना, हमें कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू इसे देखना है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट किसी ने नोट करी, एक किसी ने एक्नॉलेज किया, ए एक्नॉलेज करता है। ठीक है, क्या एक्नॉलेज करता है? ए एक्नॉलेज करके ये कहता है कि I will pay the amount
that I have not paid till now, that I have not paid till now। अब ये बात कहता है I have not paid till now। जब ये बात उसने कही, ठीक है, बट यहां पर उसने कह दिया, उसके बाद उसने यहां पर मान लीजिए कोई राम था, उसने अपने सिग्नेचर कर दिए, बट यहां पर जो डेट मेंशन करनी थी वो डेट यहां पर मेंशन नहीं हुई। तो क्लोज सेकंड ये कह रहा है कि वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इन अनडेटेड, अनडेटेड का मतलब डेट नहीं है, तो इस डेट के लिए कि ये उस डेट को लिखा गया था, इसके लिए क्या दिया जा सकता है, ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। पर उसके लिए क्या कुछ कंसेप्ट होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस जो है आपको देखने पड़ेंगे। अब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इंडियन एविडेंस क्या बात कर रहा है। अगर हम इंडियन एविडेंस की बात करते हैं तो इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन 91 है वो साफ तौर पे बात करता है कि एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, जैसे एक्नॉलेजमेंट एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है उसके लिए क्या कुछ प्रूफ दिया जा सकता है, क्या एविडेंस दिया जा सकता है, इसको हम देख लेते हैं। वेयर द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जहां टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है, और ग्रांट है कोई, और कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का कोई और सेल डीड है या मॉर्टगेज डीड है, हैव बीन रिड्यूस्ड टू फॉर्म इन फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट में अगर वो लिखा गया है, एंड इन ऑल केसेज इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म इन डॉक्यूमेंट। अगर मान लो कोई लॉ ये कहता है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रॉपर्टी को सेल करो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो कह रहा है कि कोई अदर लॉ ये कहता है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ये क्या कह रहा है कि उसके लिए कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं दिया जा सकता, ग्रांट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट खुद ही एविडेंस होगा, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट के अगर सेकेंडरी एविडेंस देने हैं, in which the secondary evidence is admissible under the provision hereinafter contained। hereinafter contained का मतलब क्या है कि सेक्शन 65 की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जहां पर लॉ स्पेशली ये बात कहता है, when where law mentions specially that in case of document no oral evidence can be given except the document itself कि जहां पर डॉक्यूमेंट के कंटेंट की, डॉक्यूमेंट क्या लिखा गया था, क्या कुछ था, उसके लिए ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस कह रही है वो, वेयर ए पब्लिक ऑफिसर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन, जहां पर पब्लिक ऑफिसर को रिक्वायर्ड किया गया, लॉ के द्वारा अपॉइंट किया गया कि वो वहां पर दे सकता है। विल के केस में दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली। अब ये एक्सप्लेनेशन दो बात कर दी ना, एक पब्लिक ऑफिसर के रिगार्डिंग और एक प्रोबेट के रिगार्डिंग, विल के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें इसके साथ साथ जो ये वर्ड यूज हुआ है हेयर इन आफ्टर कंटेन, ये वर्ड क्या बात कर रहा है, हेयर इन आफ्टर कंटेन जो कह रहा है, इसका मतलब है सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आ जाए हम सेक्शन 65 क्या कहता है। सेक्शन 65 कहता है केसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज रिलेटेड इन डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है यहाँ पर कब, when the original is shown or appear to be possession of the power। मान लीजिए सामने वाली पार्टी है, उसके पास उसका पोजेशन है, ठीक है, और ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the document is sought, जहां पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है। नॉर्मली हम जब एविडेंस एक्ट करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे। वेयर द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कॉन्टेंट ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड, जहां पर उनको प्रूव किया गया है और किसी भी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के बाद द्वारा। when the original has been destroyed, जहां ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है। when the original is such a nature knows be easily movable, जहां उसको इजीली आप उठा के नहीं ला सकते, इधर उधर नहीं ला सकते उस मामले में। when the original is a public document है 74 में। और when the original is become a certified copy, which is certified copy जो है परमिट हो, कोई ऐसा है जैसे आरटीआई के तहत आपने डॉक्यूमेंट निकलवाया जहां पर ओरिजिनल आपको नहीं मिलता, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। when the original consist of numerous account और अदर अकाउंट, जहां पर ओरिजिनल की कई कॉपीज बनी हुई है, तो उन केसेस में क्या है, सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा जो आप उसको प्रूव कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं हमारे इस
करंट सेक्शन की, वेयर द राइटिंग, जहां पर राइटिंग है जिसमें एक्नॉलेजमेंट अनडेटेड ओरल है, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ उस राइटिंग के पर्पज के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दैट डेट, डेट के रिगार्डिंग आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ये नहीं कि आप जो उसके कॉन्टेंट। तो द ओरल एविडेंस कैन बी गिवन only in case of undated, but for the contents of document कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है आप ओरल एविडेंस जो है वो नहीं दे सकते, but the content of documents cannot be ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस उस सेंस में नहीं हो सकता, ये बात कर रहा है ये हमारा सेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एन एक्नॉलेजमेंट में बी, ये बात कर रहा है एन एक्नॉलेजमेंट में बी, ठीक है, सफिशिएंट कि किन किन केस में वो एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा, जैसे सफिशिएंट दो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर वो एग्जैक्ट नेचर नहीं बता रहा है प्रॉपर्टी का तभी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। आवर्स दैट द टाइम ऑफ पेमेंट, और टाइम ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है तब भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। और डिलीवरी की बात कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया है या उसने परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट की बात करी है तो वो भी क्या है, एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। और कम बाय रिफ्यूजल टू पे, अगर वो रुपए देने के लिए मना करता है कि मैंने रुपए लिए थे लेकिन मैं नहीं दूंगा, ये बात लिख के दे देता है तो वो भी एक्नॉलेजमेंट है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिनके तहत जो है अगर सेटिफ का कोई क्लेम है तो वो भी एक्नॉलेजमेंट है। जहां पर एड्रेस टू ए पर्सन अदर देन ए पर्सन एंटाइटल, कोई दूसरे व्यक्ति को कोई पे दे करने की बात कर रहा है तो वो भी क्या एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड साइंड मीन्स, द वर्ड साइंड मीन्स साइंड आइदर पर्सनली, या तो वो खुद पर्सनली उसको साइन करे या एजेंट के द्वारा वो साइन कर सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एक एप्लीकेशन जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर जो है वो इसमें नहीं माना जाएगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये तो बात हो गई है जो ऐसा डेट है जिसके लिए आपके पास अभी टाइम पड़ा था कि मान लीजिए जो डेट आपने यहाँ पर बात करी है हम यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल किया था कि ए कोई व्यक्ति है, उसने बी से पेमेंट लिया 1 लाख रुपया, ठीक है, कब लिया था, 1/7/2017 को, वापस कब करना था, 1/7/2020 तक, टाइम पीरियड ये था। अब मान लो वो 1/7/2019 को एक्नॉलेज करता है तो क्या होगा, वैलिड माना जाएगा इफ इट इज रिटन और साइन, ठीक है। बट इफ ही एक्नॉलेज, अगर वो एक्नॉलेज करता है आफ्टर 1/7/2020 then it is not an acknowledgement, it is not an acknowledgement। तो ये क्या हो जाएगा, acknowledgement नहीं है, तो ये क्या है, टाइम बार डेट हो गया, ये टाइम बार्ड हो चुका है, टाइम से बाहर हो गया। तो इसके लिए सेक्शन 20 क्लोज 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये गवर्न होता है। और सेक्शन 25 क्लोज 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 25 बात करता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट किया गया है ए का बी के साथ, ए जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है बी को दे रहा है एज ए गिफ्ट, मान लीजिए आप, ठीक है, वो तो कंसिडरेशन की नीड नहीं है। लेकिन अगर मान लो ए अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है बी को बिना नो पेमेंट के पर्पस में, कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो सेक्शन 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होगा जब तक कि इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड ना हो, या प्रोमिस और कंपनसेट ना हो, या किसी ने कंपनसेशन किया, या कह रहा है प्रोमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन, एक ऐसा डेट जो बार्ड बाय लिमिटेशन हो चुका है उसके बारे में।
कहता है वो वैलिड माना जाएगा। अब इसका क्लोज 3 क्या कहता है उसको देख लेते हैं, सॉरी 3 एक्सप्लेनेशन। ये कह रहा है इट इज ए प्रोमिस। अब मान लीजिए टाइम बार डेट है, यही समझा देती हूं मैं आपको। जो टाइम बार डेट है, ठीक है, अब वो क्या बन जाएगा, इट इज ए प्रोमिस, प्रोमिस बन जाएगा। मेड इन राइटिंग एंड साइन, जो साइन है राइटिंग में है, बाय द पर्सन टू बी चार्ज विद, जो व्यक्ति जैसे जिसकी लाइबिलिटी थी, और बाय हिज एजेंट जनरली, या उसके एजेंट के द्वारा, और स्पेशली ऑथराइज, या उसके द्वारा ऑथराइज था। वो कहता है कि वो पे कर देगा पूरा या पार्टली डेट जो है। क्रेडिटर माइट हैव बीन एनफोर्स्ड बट द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ द सूट। तो इन केसेस में वो कह रहा है कि सच एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, आ जाते हैं हम अपने समझने के कंसेप्ट पे कि क्या मतलब हुआ इसका। ये हमने एग्जांपल किया, ठीक है। मैं 2 कंडीशन इसमें बताती हूं आपको। फर्स्ट इज टाइम बार्ड, एक तो है टाइम बार्ड डेट है, एक है विद इन टाइम, ठीक है, विद इन टाइम है। अगर टाइम बार डेट है और उसमें कोई एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेज करता है, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा, वो एक प्रॉमिस बन गया। और उसको क्या माना जाएगा, लिमिटेशन से तो बाहर है, बट वो सेक्शन 25 क्लोज 3 जो है उसमें क्या माना जाएगा, वो क्लोज 3 के अंदर वो ये माना जाएगा। क्लोज 3 क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, एक सेकेंड। हाँ, क्लोज 3 इसकी ये एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं क्लोज 3 में। तो इस क्लोज 3 में जो इसका एक्सेप्शंस दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो सेम कंडीशन जो कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करता है, तो अब ये फ्रेश यहां से स्टार्ट हो। मान लीजिए ये एग्रीमेंट बना 1 मार्च 2021 को, तो 2021 से स्टार्टिंग से लेके 1 मार्च 2024 तक का टाइम मिल गया। अगर विद इन टाइम हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई 2 साल के बाद कहता है 1/3/2019 को एक्नॉलेज कर रहा है, एक्नॉलेज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो फ्रेश पीरियड स्टार्ट होगा यहां से, और कब तक चलेगा, 1/3/2022 तक। तो ये फॉल करेगा सेक्शन 18 इंडियन लिमिटेशन एक्ट में, और ये फॉल करेगा सेक्शन 25 क्लोज 3, जो एक्सेप्शन में क्लोज 3 उसी के हिसाब से ये फॉल करेगा। तो उसकी वैलिडिटी वहां पर होगी, न कि लिमिटेशन एक्ट में होगी। तो ये कहना चाह रहा है ये कंसेप्ट जो हम देख चुके हैं। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपको और लिखवाती हूँ कि क्या कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं। पहले तो हम इसकी एसेंशियल्स लिख लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट ठीक है, अंडर सेक्शन 18 इंडियन लिमिटेशन एक्ट। द फर्स्ट एसेंशियल क्या होगी, फर्स्ट एसेंशियल की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा ही है, इसमें जो हमारा बेयर है उसी में से निकल जाएगा। फर्स्ट एसेंशियल होगा कि बिफोर द एक्नॉलेजमेंट जो है मस्ट बी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या कंडीशन होगी इसकी, सेकंड बात कर रहा है कि लायबिलिटी जो है वो मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ एक अंगूठा लगा सकता है, साइन कर सकता है, तो राइटिंग कैन बी ऑफ एनी पर्सन, राइटिंग कैन बी ऑफ एनी पर्सन, किसी भी और व्यक्ति की राइटिंग हो सकती है, ठीक है। पर जो साइन होना चाहिए, जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है उसके साइन होने चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, साइन, मस्ट बी
signed by the acknowledger और his agent, या तो उसके खुद के साइन या उसके एजेंट के साइन होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है इसका, अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट बात कर रहा है मेड बाय अ पार्टी, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनना जाना चाहिए, मेड बाय अ पार्टी अगेंस्ट whom जिसके खिलाफ कोई लायबिलिटी है, अगेंस्ट whom क्या है, अगेंस्ट whom एनी राइट क्लेम, जिसके खिलाफ कोई भी राइट क्लेम हो सकता है या कोई भी राइट क्लेम हो रहा है, उस मामले में उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी उसी की नेक्स्ट कंडीशन जो है वो मानी जाएगी। अगर हम बात करें इसी के अंदर आगे इसी कंसेप्ट को, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट मैं लिखवा देती हूं यहीं पर। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या आ जाएगा, द नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट इज नेसेसरी। इसका क्या मतलब हुआ, किस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन की यहां पर बात हो रही है। यहां ये कहना चाह रहा है कि जहां पर डिफेंडेंट को ये डेट है, मान लीजिए अगर नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट नेसेसरी होगा, सॉरी, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इसने बी से पेमेंट लिया, 1/7/2017 को लिए इसने 50,000 रुपए, 1/7/2018 को लिए इसने 1 लाख रुपए, 2/6/2019 को इसने पेमेंट ली 3 लाख रुपए। अब ये एक्नॉलेज कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि वो इसके लिए, इस डेट के लिए एक्नॉलेज कर रहा है, इसके लिए कर रहा है या इसके लिए कर रहा है। अगर इनमें से किसी के लिए कर रहा है तो वैलिड माना जाएगा। अगर वो कह रहा है कि मैं पे करूंगा या मैं दे दूंगा पैसे, कौन से पैसे, कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो उस मामले में आप जो है ये नहीं कह सकते कि वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट 6 पॉइंट बात करता है नीड नॉट बी एक्सप्रेस, नीड नॉट बी एक्सप्रेस टू पे, नीड नॉट बी एक्सप्रेस टू पे, इट कैन बी बाय इम्प्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, फर्स्ट में ये था जैसे वो रिफ्यूजल कर देता है, रिफ्यूजल टू पे, वो कहता है मैं पेमेंट नहीं करूंगा और एक्नॉलेज करता है, तो वो भी क्या है, इम्प्लाइड हो जाएगा। वो सेट ऑफ करता है उस पेमेंट को, सेट ऑफ करता है कोर्ट में, तो वो भी इम्प्लाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है जो इम्प्लाइड फॉर्म में माने जाएंगे। हालांकि वो जो है स्पेशली एक पॉइंट और भी है कि ये किसी एक के, फिर मान लीजिए ए ने पेमेंट ली थी बी से, ए को पेमेंट देनी है बी को, अगर वो एक्नॉलेजमेंट कर देता है, बी ने मान लो ए को कहा था कि मैंने, बी कहता है मैंने सी को पेमेंट देनी है, तो ए को वो कहता है कि तू सी को पेमेंट कर देता। अब ए एक्नॉलेज करता है इन फेवर ऑफ सी, तो ये भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, इसे भी आप वैलिड एक्नॉलेजमेंट कहेंगे। अगर हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि कोई और क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर सेक्शन हम 18 की पॉइंट देखते हैं तो ये कुछ और क्या प्रोविजन इसमें डिस्कस हो रहा है, एग्जाम में आ जाता है कई बार। इट सेक्शन 18 डू नॉट एनलार्ज द टाइम, डू नॉट एनलार्ज द टाइम but only a fresh period begins to run, first
फ्रेश पीरियड बिगिंस टू रन होता है, इसमें जो फ्रेश पीरियड है वो स्टार्ट होता है, इसमें स्टार्ट होता है सेक्शन 18 में। तो फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि जो पहले वाला टाइम उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर मान लीजिए एक माइनर के फेवर में, इन फेवर ऑफ माइनर क्या होगा, इन फेवर ऑफ माइनर अगर एक्नॉलेज कर दिया है तो क्या होगा, तो कह रहा है कि इन फेवर ऑफ माइनर जो है द न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होगा, द न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स और begin to run subject to सेक्शन 6 में हमने लीगल डिजेबिलिटी पढ़ा था। तो कह रहे हैं कि वो लीगल डिजेबिलिटी जब तक सीज नहीं हो जाती तब तक माइनर जो है उसका पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। बार डेप्ट के बारे में हम बता चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए बच गया है। बाकी कुछ केस लॉज है, अगर उनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूं कि कौन से पॉइंट जो है प्रॉमिस टू पे या कौन से उसमें से कुछ एक कंक्लूजन निकल के आया, जैसे कि एक स्टेटमेंट इन ए लेटर, मान लो कोई स्टेटमेंट लेटर में आता है, तो ये कुछ बस वही चीज है कि एक स्टेटमेंट किसी ने लेटर में भेज दी है तो वो भी क्या है, एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा, वो भी क्या है, वैलिड है, ठीक है। बट एक रेफरेंस है, मान लो किसी ने रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन किया, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन कर दिया, वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो इनवैलिड है। फिर क्या, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है वो जरूरी नहीं होती एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। अगर आप मान लो थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट के बारे में और डिस्कस करना चाहते हो, और आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हो, तो आप क्या करो, लिमिटेशन एक्ट की ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, AKGN की जो दुग्गियां होती है ना वो आप ले आओ, उसमें से आपको लगभग कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, जब इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्नॉलेजमेंट की हम बात करते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है ना, अप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। जब ये एनी प्रॉपर्टी की बात होती है ना, एनी प्रॉपर्टी का यहां मतलब है कि मॉर्टगेज के रिगार्डिंग भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, लीज के रिगार्डिंग भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, कोई डेट है उसके रिगार्डिंग भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। इसमें प्रॉपर्टी की बात की गई है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी में मूवेबल भी हो जाएगी और इमूवेबल भी हो जाएगी। तो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज का इसमें जिक्र आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी को आप जो है मानोगे इसके अंदर। एक्नॉलेजमेंट का मेन मकसद यही है कि कोई भी अपनी लायबिलिटी को जो है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट is to accept, admit the liability, कोई भी अपनी लायबिलिटी है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यही मेन ऑब्जेक्ट है एक्नॉलेजमेंट का। तो आज का हमारा कंसेप्ट जो है वो यहीं फिनिश हो रहा है। उससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या कुछ हमने किया है आज वाले में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्नॉलेजमेंट जो है ये वैलिड का एग्जांपल मैंने दिया, टाइम बार डेट के रिगार्डिंग, टाइम बार डेट के मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। फिर एसेंशियल्स बता दिए कि एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेशन से पहले होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को राइट अराइज हो रहा है वहां पर होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। और अगर एक्सप्रेस जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लाइड फॉर्म में हो तो भी वो एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। और अगर हम आगे बात करें माइनर के केस में सेक्शन 6 की डिजेबिलिटी है वो रिमूव होनी चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हुम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन so that when any further video when uploaded you can get a notification about that video and prepare yourself in very well manner and also revise your topics। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का इश्यू बढ़ रहा है तो जो एग्जाम हमारा
हरियाणा जुडिशरी का मई में लग रहा था, तो मुझे नहीं लगता मई में वो कंडक्ट हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमें तैयारी तो जो है मई के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस टेस्ट पेपर्स को आप रिवाइज करते रहिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।